वेलकम टू सागर एकेडमी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा खाद्य निरीक्षक यानी कि फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की जानी है। ये परीक्षा बहुत ही शानदार मौका है जिसमें आप एक वनडे एग्जाम दे करके बड़ी ही आसानी से एक बहुत ही शानदार पद हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा 200 प्रश्नों की होगी जिसमें 200 अंक होंगे और 150 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन, गणित और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था इत्यादि विभिन्न विषयों के साथ कंप्यूटर, इंग्लिश, गणित और रीजनिंग को भी शामिल करेगा। काफ़ी विशाल हिस्सा है जो 150 नंबर में आता है। और बाकी के 50 नंबर जो हैं विशेष कानूनों से संबंधित होंगे, जो कानून जो आपके खाद्य निरीक्षक के तौर पर आपको लागू करने हैं। ठीक है, खाद्य निरीक्षक जो है ये इन्फोर्समेंट या कानून प्रवर्तन से संबंधित है और ये आपको शक्ति देता है कि आप कुछ खास कानूनों को लागू कर सकें। कौन से कानून है ये? तो 50 नंबर के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ पोषण और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जन वितरण प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होता है, धान उपार्जन व्यवस्था, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। खाद्य वितरण और नागरिक आपूर्ति के संदर्भ में जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इन सब से संबंधित आपके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि जब आप एक सिंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे करके आप बड़ी आसानी से पद हासिल कर सकते हैं। और ये चूंकि प्रवर्तन आधारित पद है तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के अंदर आने का जो चार्म है वो आपको इसमें महसूस होगा और आप ये पाएंगे कि आप न सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए, जन वितरण प्रणाली के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर लोगों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करा के आप उनके पोषण का ध्यान रख पा रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ आप ये भी देखेंगे कि करप्शन, कालाबाजारी, जमाखोरी जैसे जो आपके गंभीर अपराध हैं उनको नियंत्रित करने में आप सीधे सीधे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, इट्स अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में बताना चाहूँगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये हमारे देश के उस दौर में बना था जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था और भारत जो है वो गरीबी में जकड़ा हुआ था। भोजन की कमी थी, रहने के लिए घर की कमी थी, कपड़ों की अत्यंत कमी थी, औषधियाँ, पेट्रोलियम, सीमेंट, जो वस्तु आप आज आप मार्केट में आसानी से देख लेते हैं वो उस समय लोगों को आसानी से मिलती नहीं थी। भूखमरी के शिकार थे हम लोग। ऐसे समय में जब हमको अपने देश का उत्पादन भी बढ़ाना था, हम लोग विदेशों से अनाज भी मंगा रहे थे। ऐसे दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोग ज़रूरी वस्तुओं को, विशेष रूप से अनाज को जो है बड़े बड़े गोदामों में जमा करके रख लेते थे। तो ऐसे अवैध रूप से वस्तुओं को इकट्ठा करना और फिर उसकी कमी पैदा करके कीमतें बढ़ाना, इसको हम लोग बोलते हैं जमाखोरी। तो कृत्रिम कमी पैदा करके लोग जो है कीमतें बढ़ा रहे थे और जमाखोरी का फायदा उठा रहे थे। वहीं कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि अवैध तरीके से वस्तुओं को ज़्यादा कीमतों पर बेच रहे थे, जिसको कहा जाता है कालाबाजारी। तो जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी कपटपूर्ण और भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधियों से हमारा समाज बहुत ज़्यादा आक्रांत हो गया था। ऐसे समय में ज़रूरी चीज़ों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और आम आदमियों को वो चीज़ें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का उद्देश्य क्या था? आवश्यक वस्तु अधिनियम का उद्देश्य बहुत सीधा सीधा था। सबसे पहले तो कुछ वस्तुओं, आवश्यक वस्तुएं, जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे कि अनाज, दाल, औषधि, ठीक है, अनाज, दलहन, तिलहन, औषधि, आलू, प्याज, आपका पेट्रोलियम, उर्वरक, विभिन्न तरह की चीजें, इन सब आवश्यक वस्तुओं की पहचान करना, ठीक है, और इन सब आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करना या कहें कि निर्धारित करना।
तो इन सब आवश्यक वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करना या नियंत्रित करना और इस निर्धारित कीमत पर इन सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में थी कि आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, दाल, औषधि, पेट्रोलियम एटसेट्रा, इन सभी का कीमत निर्धारित करना, कम से कम निर्धारित कीमत करना ताकि आम आदमी को ये मिल सके और आम आदमी के लिए इसकी कम कीमत पर इन आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना। तो एक तो इसका कीमत निर्धारित करना, कम कीमत रखना, ठीक है, कम कीमत रखना और इसी कम कीमत पर आपका आवश्यक वस्तुओं को आम आदमी को उपलब्ध कराना ताकि आज़ादी के साथ साथ हमने जो वादा किया था कि लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी वो हम दे सके। इस उद्देश्य से इसको लाया गया था। लेकिन इस उद्देश्य में बाधक कौन था? जिन लोग वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते थे और मार्केट में उसकी कमी पैदा कर देते थे और जिन लोग अधिक कीमत पर काला बाजारी करते हुए वस्तुओं को बेच देते थे, सरकार को नहीं बताते थे। सरकार की अनुमति के बिना व्यापार करना काला बाजारी है। तो जमाखोरी, काला बाजारी इत्यादि को नियंत्रित करना और इसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको सजा देना। ठीक है, इसके अलावा इसमें लगे हुए लोगों को सजा देना, दंड। तो ये बड़ा ही कठोर कानून था। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करना, उनकी कीमतों को कम करना और आवश्यक वस्तुओं को आम आदमी को उपलब्ध कराना और जमाखोरी, कालाबाजारी इत्यादि को नियंत्रित करना। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत भारत की संसद ने हमारे भारत सरकार को यह शक्ति दी कि वो आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाए। तो सबसे पहला काम क्या करना था? आवश्यक वस्तुओं की सूची बनानी थी। तो सरकार जो है, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उसके तरफ से सरकार जो है वो सूची बना करके जारी करेगी। तो केंद्र सरकार को इसमें शक्ति दी गई। ठीक है, तो कानून क्या स्थापित करता है? ठीक है, तो कानून के प्रावधान ये है कि हमारे पास केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाए। कौन कौन सी चीजें एसेंशियल हैं, आवश्यक वस्तु की सूची बनाए। और ये जो सूची है, इस सूची की सभी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार। आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाए, फिर आवश्यक वस्तुओं की कीमत का निर्धारण, फिक्स कीमत, ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, तो आवश्यक वस्तुओं की सूची भी केंद्र सरकार बनाएगी और फिर केंद्र सरकार ही उनकी कीमत का निर्धारण करेगी। तीसरी बात, इस निर्धारित कीमत पर सामान बेचना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा कीमत पर सामान बेचा जाता है तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु की सूची बनाएगी, कीमत निर्धारण करेगी और आपका जो है सभी लोगों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि सभी लोगों को ये सामान मिले। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार अगर किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु की सूची में रखती है तो उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसके अंतर्गत किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आवश्यक वस्तु के प्रसंस्करण, आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, ठीक है, विपणन या व्यापार, उपयोग या इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी तरह के निवेश को सरकार नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो इन सभी पर क्या होगा? सरकार का नियंत्रण। ठीक है, तो केंद्र सरकार जिस वस्तु को आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल करेगी, आवश्यक वस्तु की सूची केंद्र सरकार बनाएगी, उसकी कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी और उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम भी केंद्र सरकार का होगा। ये जो आवश्यक वस्तु है, इसके उत्पादन पर, जैसे कि मान लीजिए हमने गेहूं को आवश्यक वस्तु में सूची में शामिल किया, अनाज है गेहूं के उत्पादन यानी गेहूं का कैसे उत्पादन किया जाएगा, कितना किया जाएगा, इसको सरकार निर्धारित कर सकती है। केंद्र सरकार यह तय कर सकती है कि गेहूं को काट करके और उसका बाली से गेहूं निकालने की प्रक्रिया को भी सरकार जो है नियंत्रित कर सकती है, सरकारी अधिकारी उस पर नजर रख सकते हैं। ठीक है, और उसका
प्रसंस्करण, जैसे कि गेहूं को पीस करके आपका आटा बनाने की प्रक्रिया को भी सरकार नियंत्रित कर सकती है। सरकार बताएगी कहाँ पे कितना आटा पिसवाना है। फिर उसके भंडारण, गेहूं या आटा का जो भंडारण कहाँ पे किया जाएगा और उसको किन गाड़ियों के द्वारा भेजा जाएगा, कितना भेजा जाएगा, ये सब सरकार की अनुमति से, सरकार के लाइसेंस या अनुज्ञप्ति से होगा। गेहूं का विपणन, एक व्यक्ति को कितना गेहूं उपलब्ध कराना है और कौन व्यापारी कितना गेहूं बेचेगा और कितने लोगों को बेचेगा, किस कीमत पे बेचेगा, ये सब जो है आपका सरकार नियंत्रित करेगी। यहां तक कि कौन कितना रोटी खाएगा ये भी सरकार तय कर सकती है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में जहां पर भी निवेश की जरूरत है, सहायक साधनों की जरूरत है, उन सब पे भी सरकार जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियंत्रण कर सकती है। यानी कोई भी भारी मात्रा में पैसे लगा करके ढेर सारा गेहूं खरीद करके भंडारण नहीं कर सकता। इसके तहत आपका केंद्र सरकार जो है काला बाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी करेगी और इस कार्यवाही के अंतर्गत आपका दंड दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में केंद्र सरकार का खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने वाली एजेंसी है। कौन सा? केंद्र का खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। नाम से ही पता चल रहा है, खाद्य जो है भोजन से संबंधित विभाग है, अनाज इत्यादि से संबंधित, और आपका सबसे हमारी बेसिक ज़रूरत भी खाद्य ही है। नागरिक आपूर्ति या सिविल सप्लाई का मतलब होता है आपका आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है आपका अनाज और चीनी और दाल और तेल इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए जो व्यवस्था करती है, जो सरकारी कंपनियों का निर्माण करती है, ठीक है, जैसे कि नागरिक आपूर्ति निगम, वो नागरिक आपूर्ति के अंतर्गत आता है, यानी सभी लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सस्ता अनाज, सस्ता दाल इत्यादि लोगों को उपलब्ध कराती है ना। और उपभोक्ता मामले मतलब जो चीज़ें सरकार नहीं उपलब्ध कराती उसको उपयोग करने वाले आम आदमी जो हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जो हैं वो सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उनको सही कीमत पे सही अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिले, ये इस चीज़ को इंश्योर करना भी सरकार का काम है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय केंद्र सरकार में आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में राज्य सरकारें जो हैं, ये राज्य सरकारें, आपका राज्य सरकार में भी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय होता है, वो भी राज्य स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। ठीक, और एक्चुअल में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वस्तुओं की कीमत का जो सरकार निर्धारण करती है उसको लागू करने का काम जिला कलेक्टर का होता है। तो आवश्यक वस्तु की सूची केंद्र सरकार भी बनाती है, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, राज्य सरकार भी बनाती है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, और इस सूची के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण करना जो है राज्य सरकार का काम होता है। अभी पहले केंद्र सरकार भी ये काम करती थी, अब केंद्र के अलावा राज्य भी ये काम कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन 1971 में करके ये इंश्योर किया गया। और फाइनली निर्धारित कीमतों पे आम आदमी को वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। तो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर जिला कलेक्टर। वास्तव में जिला कलेक्टर का ही काम है निर्धारित कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। कीमत निर्धारण करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है, लेकिन निर्धारित कीमत पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जिला कलेक्टर का काम है। जिला कलेक्टर जो है वो खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर्स की सहायता से आपका वस्तुओं को निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जो भी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में शामिल हैं। ज़्यादातर हमारे ज़रूरत की वस्तुएं जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन इत्यादि इसमें शामिल हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे खाद्य अधिकारी, फूड ऑफिसर और खाद्य निरीक्षकों की जिम्मेदारी है कि जो भी काला बाजारी और जमाखोरी करता है उसके जमाखोरी करने वालों के गोदामों पे छापे मारे जाएं, काला बाजारी करने वालों के व्यापारिक ठिकानों पे छापे मारे जाएं, और छापा मार करके खाद्य निरीक्षक लोग इनके अनाज को, इनके आवश्यक वस्तुओं को जब्त कर लेते हैं और ऐसे लोगों को दंड देते हैं। ठीक है, तो खाद्य अधिकारी जो कार्यवाही करेंगे उसी के आधार पर कलेक्टर जो है इनके खिलाफ फाइन लगाएगा, जुर्माना लगाएगा, न्यायालय में केस चलेगा और इन लोगों को सजा मिलेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक लोग जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे कांडों को रोकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु को अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा गया तो उस वस्तु के
भंडारण और परिवहन पर खाद्य निरीक्षक यानी फूड इंस्पेक्टर्स की नज़र रहती है, और कहीं पर भी उस वस्तु को रखा गया है उसके स्टॉक की जानकारी हर व्यापारी को जो है खाद्य निरीक्षक यानी फूड इंस्पेक्टर को देनी पड़ती है। इसके अलावा कितनी मात्रा में आप उस सामान को ले जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल को जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया, तो चावल के कितने भंडार किस व्यक्ति के पास है। दाल की कीमत हाल में बढ़ गई थी, दाल के सारे भंडारों को डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया, दाल के सारे स्टॉक जो है उनको फूड इंस्पेक्टर्स के पास सबमिट करना पड़ा व्यापारियों को। और परिवहन, दाल को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं उसका सारा अनुमति फूड इंस्पेक्टर से लेना पड़ता था। ठीक है, तो फूड इंस्पेक्टर काफ़ी पावरफुल हो गया। और कालाबाजारी और जमाखोरी कोई कर रहा है, यानी कि किसी ने अपने स्टॉक और परिवहन की जानकारी नहीं दी, अगर चुपके से दाल को बेचना शुरू किया, विपणन करना शुरू किया, तो फूड इंस्पेक्टर्स ने उनके यहाँ छापा मारा। जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए उन व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। जमाखोरी के अंतर्गत उनका स्टॉक भंडारण जब्त कर लिया गया, और कालाबाजारी के अंतर्गत आपका न्यायालय में उन पर केस चले और सजाएं भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर फाइन लगाने का अधिकार आपका कलेक्टर का है। ठीक है, खाद्य अधिकारी की सलाह पे, और फूड इंस्पेक्टर्स जो है इस फाइन को वसूल करते हैं। अवैध तरीके से भंडारण किए जाने पर आपका फर्स्ट ऑफेंस पे 3 महीने की सजा का प्रावधान है, जिसको अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कालाबाजारी और जमाखोरी के रिपीट ऑफेंस पे, दोबारा अपराध पे जो है अधिकतम 7 वर्ष के दंड का प्रावधान है, 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, समय समय पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी कमी भारत में होती रही है। कभी पेट्रोलियम की कमी हो गई, कभी प्याज की कमी हो गई। प्याज की कमी की वजह से प्याज की कीमतें इतनी बढ़ गई कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। टमाटर की कई बार कमी हो जाती है। अनाज की तो हमेशा से हमारे देश में कमी रही है, लेकिन हरित क्रांति के बाद काफ़ी हम लोगों को राहत मिली है। फिर भी समय समय पे अभी हाल में दालों की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से दालों की कीमत 150 रुपये किलो से भी ज़्यादा पार हो गई थी, 200 रुपये किलो के आसपास बिक रहे थे। तो समय समय पे चीज़ों की कमी होती रहती है, और इसीलिए सरकार जो है, तो जैसे ही किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे ही किसी चीज़ की कालाबाजारी शुरू होती है, तो सरकार जो है उसको उस वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करके और कीमत को नियंत्रित करने का काम करती है। और कलेक्टर्स और फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो कीमत निर्धारण और कालाबाजारी को रोकने में लग जाते हैं। धड़ाधड़ रेड मारी जाती है और जो है अपराधियों का सफाया किया जाता है। ठीक है, 7 वर्ष के दंड का जो प्रावधान है उसका खुल के इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को दंड के बजाय फाइन्स होते हैं, ताकि दूसरे व्यापारियों को संदेश मिले कि यहाँ पर जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम को तोड़ा ना जाए। हाल में आर्थिक सुधारों के बाद भारत में नई तकनीकी का विकास हुआ है, हरित क्रांति और अब सदाबहार क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत में उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ा है और वस्तुओं की जो कमी पहले थी वो अब नहीं रही है। इसीलिए सरकार का ये मानना है कि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किए जाने चाहिए। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1971 और सन 2020 में बदलाव हुए हैं। हाल ही में सन 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये बदलाव किया गया कि इसमें से अनाज, दाल, खाद्य तेल, आलू और प्याज, इन सब को बाहर कर दिया गया, ताकि इन सब वस्तुओं की कीमतों को सरकार के द्वारा निर्धारित न किया जाए, बल्कि बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाए। भारी मात्रा में इसका उत्पादन हो। हमारे यहाँ भंडारण की क्षमता अब काफ़ी बढ़ चुकी है। अनाज और प्याज, आलू इत्यादि का भारी मात्रा में भंडारण होता है। कोल्ड स्टोरेजेस हैं हमारे पास, परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि किसी एक क्षेत्र में अगर इस वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो बड़ी आसानी से इसको दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है और इससे हमको शॉर्टेज की समस्या नहीं होगी। यही वजह है कि सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन और आपका आलू, प्याज इत्यादि को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। और इस बाहर करने से आपका भारी मात्रा में इनमें निवेश होगा, भारी मात्रा में इनके भंडारण, परिवहन की सुविधाएं होंगी और कीमतों में एक समानता आएगी पूरे देश में, और जमाखोरी और कालाबाजारी की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब भारी मात्रा में उत्पादन और भारी मात्रा में इस उत्पादन का जो है विपणन बाजार में होने लगेगा, तो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। तो इस तरह से सरकार ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है और एक तरह से कृषि में निवेश को बढ़ावा देने का यहाँ पे प्रयास किया है। समय आने पर जो है हम अपने एग्रीकल्चर को और भी कम रेगुलेट करना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ समाज के निचले तबके के हितों की सुरक्षा के लिए हमने नागरिक आपूर्ति का एक जाल बिछाया है, जिसको जन वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम कम कीमत पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए सरकार जो है अनाज और अन्य फसलों की जो है अनिवार्य लेवी लेती रहती है और आपका खाद्य निगम के माध्यम से लोगों को जो है अनाज उपलब्ध कराती रहती है।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था और खाद्य निरीक्षक जो है इस अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही है। दोस्तों, साकार एकेडमी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा है। सैकड़ों घंटे की इसमें क्लासेस हैं। 400 प्लस आवर्स की क्लासेस ऑलरेडी उपलब्ध हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए विशेष क्लासेस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्लासेस हैं। कंप्यूटर से संबंधित पर्याप्त क्लासेस हैं और छत्तीसगढ़ पीएससी के टक्कर का जो है छत्तीसगढ़ इसमें पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, इन सारी क्लासेस को आप ऑनलाइन मोड में साकार एकेडमी के ऐप में बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ 3,999 रुपये में। दोस्तों, सिर्फ 3,999 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप जो है व्यापम की लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मटेरियल हासिल कर सकते हैं, अपडेटेड टेस्ट पेपर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव सेशंस के थ्रू हम साकार एकेडमी के टीचर्स आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहेंगे। आप पर्सनली कॉल करके और मैसेज करके भी हमसे पर्टिकुलर गाइडेंस ले सकते हैं। और व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे अमीन का हो या चाहे हॉस्टल वार्डन का हो, हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको पर्याप्त गाइडेंस और मटेरियल्स यहाँ से उपलब्ध कराते रहेंगे। सो 3,999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं साकार एकेडमी की क्लासेस। थैंक यू।